हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, लाइफलाइन हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आपको मीनोपॉज के बारे में बताना चाहती हूँ। मीनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। जब किसी स्त्री का महीना खत्म हो जाता है यानी महीना टूट जाता है और 1 साल तक महीना नहीं आता है, तब ये बोलते हैं कि उसको मीनोपॉज हो गया। मीनोपॉज ये वह समय होता है जब हमारे शरीर में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन, जो कि हमको सारे स्त्रीत्व के गुण देता है, जब वो खत्म हो जाता है तब महीना टूट जाता है यानी महीना खत्म हो जाता है। पर 40 साल की उम्र के बाद यह हार्मोन धीरे धीरे करके कम होता जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में अंडे भी कम होते जाते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन धीरे धीरे चालू हो जाते हैं। किसी में ये परिवर्तन मीनोपॉज होने के 5 साल पहले से चालू हो जाते हैं और किसी में 10 साल पहले से चालू हो जाते हैं। मीनोपॉज का समय भी सबके लिए अलग होता है। ये 45 से 55 साल के बीच में कभी भी हो सकता है। मीनोपॉज के पहले वाला पीरियड प्री मीनोपॉज, इस समय जब आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं, तब धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां आपके शारीरिक, आपके व्यवहारिक, आपके दिमागी तौर पे जो आपको परेशानियां होने लगती हैं, ये सब धीरे धीरे करके कब आने लगती हैं आपको पता ही नहीं लगता है। शुरू में आपको लगता है कि अरे ये सब, मैं बहुत थक रही हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, एंजाइटी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण मीनोपॉज आने के पहले के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मीनोपॉज एकाएक नहीं आ जाता है, वो धीरे धीरे करके आपके लाइफ में चेंजेस लेके आता है। अब मीनोपॉज के लक्षण क्या होते हैं, मैं आपको हेड टू टो बताना चालू करूंगी, मतलब सिर से पांव तक, ताकि आपको समझ में भी आए और इसी तरीके से मैं आपको इससे कैसे निजात पाया जा सकता है वो भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ब्रेन से चालू करते हैं। ईस्ट्रोजन की कमी के कारण बहुत ज़्यादा पसीना आना, घबराहट होना, नाइट स्वेट्स यानी रात को आपकी नींद खुल जाएगी, आप पसीने में नहाए रहेंगे। हॉट फ्लैशेस बोलते हैं कि सबको तो ठंड लग रही होगी और आपको लगेगा कि मुझको तो हर थोड़ी देर में पसीना आ रहा है। रात को नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन होना, हर चीज़ पे रोना आना और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना, कि कोई भी चीज़ पसंद नहीं आना और पूरे समय ऐसा लगना है कि आप थके हुए हैं, आपको सोना है, आप पूरी तरीके से हर चीज़ से परेशान हैं। अब आते हैं बालों पर। ये स्त्री के लिए बहुत सुंदरता का एक बहुत बड़ा पैमाना रखता है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, बाल पतले हो जाते हैं और जल्दी जल्दी टूटने लगते हैं। स्किन पतली हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है, जरा से में खुजली होने लगेगी, कुछ भी अप्लाई करेंगे तो इरिटेशन होने लगेगा और जो आप मेकअप का सामान पहले यूज़ कर रहे थे वही आपको परेशान करने लगेगा। अब ओरल कैविटी यानी माउथ, आपके दांत ये कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसमें कैविटीज़ आ जाएंगी। आपकी गम लाइन यानी मसूड़े जो हैं ये पीछे की तरफ रिसीड हो जाएंगे, खाना इनमें फंसने लगेगा। इनमें खाना फंसने के कारण एक तो आपको परेशानी होगी और इसमें बैक्टीरिया पलेंगे। उसके कारण आपके जो मुंह का बैक्टीरिया, जो फ्रेंडली बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, वो बदल जाएगा और आपके मुंह से बदबू भी आ सकती है। फिर थायराइड, 40 के उम्र के बाद और रादर 50 के बाद बहुत सारी स्त्रियों को थायराइड की कमी होने लगेगी। हार्ट, जब आपका ईस्ट्रोजन आपके साथ में रहता है तो वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, पर जब मीनोपॉज आ जाता है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए कुछ भी परेशानी हो तो आप आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए। ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा क्योंकि धमनियों में भी चेंजेस आते हैं, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लगता है। आपकी हड्डियों में चेंज आएंगे, आपके हड्डियां कमज़ोर होने लगेगी। जरा सा झटका, जरा से गिरने पर आपके हिप बोन का फ्रैक्चर, वर्टिब्रल कॉलम का फ्रैक्चर या किसी भी बोन का फ्रैक्चर हो सकता है। आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, आपके जरा सी
गलती से, बहुत ज़्यादा चलने से, गलत पोस्चर से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। फिर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपका लिवर भी कमज़ोर हो जाएगा, आपकी आंतें जो मूव करती हैं और जिससे आपका डाइजेशन भी सही होता है और कब्ज़ भी नहीं होता है, मोशन भी ठीक होता है, इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो आपको इंडाइजेशन होगा। जो आप खाना पहले आसानी से पचा सकते थे वो अब नहीं पचा पाओगे, आप लौकी गिलकी पे आ जाओगे। आपको हर चीज़ के बाद ऐसा लगेगा कि ये मैंने खा लिया तो मुझको गैस बन रही है, मुझको परेशानी हो रही है। तो इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाएगा, इसीलिए आपको आपके खाने पीने पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पाइल्स हो सकती हैं, इसके बाद आपको गैसेस बहुत हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है तो बैक्टीरिया भी चेंज हो जाते हैं और फर्मेंटेशन, लंबे समय रखा हुआ फूड वहाँ पे फर्मेंट होगा और उससे गैसेस ज़्यादा बनेंगी। अब यूरिनरी ब्लैडर, इस उम्र में बार बार यूरिन आना, जरा से छींकने खांसने पर यूरिन लीक हो जाना, अगर आपको लग रहा है कि आपको यूरिन जाना है, कभी कभी टॉयलेट तक जाते जाते ही आपकी यूरिन लीक हो जाती है, ये सब चीज़ें, आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो वीक हो गया है। जो यूरिन कंट्रोल सिस्टम है और जहाँ से यूरिन पास होती है, यूरेथ्रा, वो भी वीक हो गया है, वहाँ की लाइन भी जो है वो पतली हो गई है। तो इसके कारण आपको रात में भी कई बार उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ेगा, यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आती है योनि, यूट्रस एंड ओवरीज। यूट्रस छोटा हो जाएगा, ओवरीज छोटी हो जाएंगी और आपकी योनि की लाइन जो है वो पतली हो जाएगी और जो वहाँ के फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं वो भी चेंज हो जाएंगे, तो आपको वेजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में आपके जो योनि द्वार है यानी वल्वा, वहाँ की स्किन भी पतली हो जाएगी और स्किन इन्फेक्शन के चांसेस वहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। और जब भी संभोग होगा तो वह पतली स्किन और सिकुड़ा हुआ योनि द्वार, उसके कारण बहुत पेन होगा, वहाँ पे कट्स लग जाएंगे। अब आते हैं आपके पाँव। आपके पाँव में सूजन बनी रहेगी थोड़ी बहुत, आपके फ्लैट फुट होने लगेगा थोड़ा, तो चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, आपकी हील में पेन हो सकता है, आपको रात में आपके रेस्टलेस लेग्स हो सकते हैं, यानी पूरे समय आपको पाँव के मसल्स में दर्द, आपके पाँव की जाने वाली जो नर्व्स हैं वो भी थोड़ी वीक होंगी, तो उसके कारण रात को आपके पाँव में दर्द भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका फेस और आपके ब्रेस्ट। आपके फेस और ब्रेस्ट में फैटी टिश्यू कम हो जाएगा, यानी वसा कम हो जाएगी, और उसके जो फाइब्रस और कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो फेस को मसल्स को लिफ्ट करके रखते हैं, स्किन को लिफ्ट करके रखते हैं और ब्रेस्ट को भी जो लिफ्ट करके रखते हैं, ये सब चीज़ भी वीक हो जाएगी। तो फेस में झुर्रियाँ पड़ जाएगी, फेस नीचे लटक जाएगा और आपके ब्रेस्ट भी पेंडुलस हो जाएंगे, यानी झूलने लगेंगे, और निपल भी छोटे हो जाएंगे और ब्रेस्ट भी छोटे हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेनोपॉज क्यों और कैसे होता है। पहले तो मैंने बता दिया कि नेचुरल वे में जब ईस्ट्रोजन और ख़त्म हो जाता है, एग्स आपके ख़त्म हो जाते हैं, तो मेनोपॉज होता है। दूसरा होता है सर्जिकल मेनोपॉज, जब कभी किसी की बच्चेदानी निकलती है और उसके दोनों ओवरीज भी निकाल दी जाती हैं, तो सर्जिकल मेनोपॉज हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट के समय कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उसके कारण वह कभी कभी स्त्रियों में मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, यानी 40 साल की उम्र के पहले। ये तो अधिकतर जेनेटिक होता है, या ऑटो इम्यून डिजीज कुछ कहलाते हैं, उसके साथ में ये हो सकता है। अब कुछ स्त्रियां आती हैं कि भाई अब हमको तो कंफर्म करना है कि हमारा मेनोपॉज आया है कि नहीं। तो एक तो अगर 1 साल महीना नहीं आया, और एक FSH नाम का हार्मोन है, उसको टेस्ट करा सकते हैं, वो उसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। सोनोग्राफी में यूट्रस ओवरीज छोटी हो जाती हैं और ओवरीज में अंडे नज़र नहीं आते हैं। अब मेनोपॉज के बाद क्या क्या रिस्क बढ़ जाती हैं। अब आपको ये सब जो मैंने बताया, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये अकेले मेनोपॉज को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेनोपॉज वाली एज में हमारे शरीर में कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्त्री में यूट्रस का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, ओवरीज का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर,
ये ज़्यादा होता है, पर बाकी कैंसर्स भी उनको हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप जाके डॉक्टर से मिलिए। जब आपका डॉक्टर आपके सब इन्वेस्टिगेशंस कराए और वो बोले कि नहीं आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, तब ये सारे सिम्टम्स आप मेनोपॉज को एट्रीब्यूट कर सकते हैं, बगैर इन्वेस्टिगेट कराए नहीं। क्योंकि इसी समय है जब आपका थायराइड लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण मोटापा होता है, और मोटापा मेनोपॉज के कारण भी होता है। मेनोपॉज में जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उसके कारण आपके बेली के आसपास बहुत फैट इकट्ठा हो जाता है। थायराइड बताया आपको, ब्लड प्रेशर आपको आने लगता है, बहुत सारी फीमेल्स को शुगर आने लगती है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले एक्सक्लूड करना है कि कोई आपको और शारीरिक व्याधि नहीं है। अब मेनोपॉज का ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए, एज सच मेनोपॉज का ट्रीटमेंट एज सच तो कुछ नहीं है। आपको ही आपके शरीर में जो होने वाला परिवर्तन है उसको ये मान के चलना है कि ये नेचुरल चीज़ें हैं और हो सकता है थोड़े दिनों में मुझको इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाए। पर कभी अगर आप बहुत परेशान हैं, आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, आप खुद डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत एंग्जाइटी, रात को आप सो नहीं पा रहे हैं, तब आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, जिसमें जो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो गया उसको ऊपर से रिप्लेस करते हैं। ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से आपके हॉट फ्लैशेस खत्म हो जाएंगे, वेजाइनल ड्राइनेस आपको खत्म हो जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रात को नींद ना आना, इसकी भी प्रॉब्लम्स थोड़ी कम होंगी। पर इसके साथ दूसरी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक यानी पैरालिसिस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, हार्ट डिसीजेस के प्रॉब्लम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये हर स्त्री के लिए नहीं है और ये 60 साल की उम्र के बाद तो नहीं दी जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो मन को समझाएं, दूसरे आप अपनी फैमिली को बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, और आपकी फैमिली मेंबर्स जब आपकी परेशानी को समझेंगे तो वो आपके साथ में रहेंगे और आपकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल हेल्प दोनों करेंगे। आपके हस्बैंड को सबसे इम्पॉर्टेंट है समझाना कि जिन परेशानियों से आप गुजर रहे हैं तो वो ये ना माने कि अरे ये तुम तो बदल गई हो और तुमको सेक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, घर के कोई काम में इंटरेस्ट नहीं है, चिड़चिड़ाने लगी हो। तो उनको पता रहना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये आप अपने आप नहीं कर रही हैं, ये जो आपकी हार्मोन डेफिशिएंसी है ये आपसे करवा रही है। अच्छा, मेनोपॉज के सिम्टम्स मेनोपॉज के 3 से 5 साल के बाद एकदम कम हो जाते हैं। कम इसीलिए हो जाते हैं कि आपकी बॉडी जो है उस चीज़ के लिए एक्लिमेटाइज हो जाती है कि ये हार्मोन नहीं है, ठीक है, अब हम इस हार्मोन के बगैर काम चलाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। पर इस पीरियड में अब आप क्या करें? सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, आप मेडिटेशन करिए, जिससे कि एंग्जाइटी, टेंशन वगैरह आपके कम हो जाएंगे। आपको डाइट में चेंज करना है, आपको फ्रेश फूड लेना है, आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यूज़ बहुत करना है। डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं हो सकता है आप अच्छे से डाइजेस्ट ना कर पाएँ, तो उसका यूज़ आप कम कर सकते हैं। आपको जितने भी पैक्ड फूड है उसको अवॉइड करना है। एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि पेप्सी, कोला, जूसेस, पैक्ड जूसेस, ये सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। आपको चाय और कॉफ़ी कम कर देना है, और ये रात के समय तो बिल्कुल नहीं पीना है, क्योंकि अगर आपको रात को पियोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर आपको आपके लेग एक्सरसाइजेस जो है वो रेगुलरली करते रहना है, क्योंकि आपके लेग्स में सबसे ज़्यादा आपको पेन होगा। आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, वो है पानी का इंटेक। आप जितना वाटर इंटेक करेंगे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपको यूरिनरी इन्फेक्शन के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, कॉन्स्टिपेशन आपको कम होगा या नहीं होगा, और आपके ब्रेन को भी बहुत वाटर की ज़रूरत रहती है, अदरवाइज फॉरगेटफुलनेस वगैरह बहुत जल्दी होने लगेगी। आपको पानी आपको दिन भर अपने पास बॉटल रखनी है, थोड़ा थोड़ा करके आप पानी लेते रहिए। उसमें कुछ नहीं डालना है, ना आपको ग्लूकोज डालना है, ना आपको इलेक्ट्रॉल डालना है। फिर कुछ मिनरल्स जो कि आपको बहुत ज़रूरी हैं जो आपके शरीर के लिए, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इसका आपको सप्लीमेंट लेना है।
विटामिन B12 और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट भी आपकी बढ़ जाती है, तो आप मल्टीविटामिन्स आप ले सकते हैं। आपको विटामिन डी की कमी होती है इस समय, क्योंकि अधिकतर लोग घर के बाहर निकलते नहीं हैं, सन एक्सपोजर होता नहीं है और आपकी हड्डी वैसी वीक होने लगती है, तो विटामिन डी सप्लीमेंट आपको हमेशा लेते रहना है। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा हो और आप कोप नहीं कर सकते हैं, तो कोई माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं। रात को आप 1 गिलास दूध पी के सोइए, थोड़ा सा वॉक करके सोइए, म्यूज़िक सुनिए, आप बुक रीड करिए, और फिर भी आप नहीं सो पाते हैं, तब आप स्लीपिंग पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। परेशान होने की जगह स्लीपिंग पिल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फूड एडिटिव्स को तो आपको लेना ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट यानी शक्कर जितना कम से कम ले सकें। फैट्स में ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल फैट्स बंद कर देना है, आपको फ्रेंडली फैट्स लेना है, जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल और नट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि नट्स से आपको प्रोटीन्स भी मिलेंगे और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलेगा, जो कि आपकी ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये तो आपकी फूड हैबिट में चेंज करना है। एक्सरसाइजेज में कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज करना है आपको। कम से कम 15 मिनट डेली आपको मेडिटेशन करना है। आपको अपने आप को किसी न किसी काम में बिजी रखना है। आप ऐसा नहीं है कि घर पे आप लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ओबेसिटी भी आपकी मतलब वजन भी आपका बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण आपका हार्ट से लेके ब्लड प्रेशर से लेके शुगर से लेके सब चीज़ अनकंट्रोल हो रहा है। ये सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हेड टू टो में और आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। बालों में आप अच्छा, अगर आप कलरिंग करते हैं तो अच्छा डाई यूज़ करिए, बाकी केमिकल्स को नहीं यूज़ करिए, ज़्यादा कंडीशनर यूज़ नहीं करिए। कोई ऑर्गेनिक आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार हेड बाथ लीजिए, सर धोइए। आप इसमें हेयर ड्रायर का यूज़ मत करिए और स्ट्रेटनिंग करने के लिए किसी बालों को गर्म मत करिए, वैसे ही बहुत ही ब्रिटल हो जाते हैं ये। स्किन में केमिकल्स को लगाना बंद करिए, मॉइस्ट रखिए इनको। एक तो पानी पी के मॉइस्ट रखिए और दूसरे कोई ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र वो आप लगा सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करना है और जब भी खाना खाएं तो माउथ को रिंस कर लीजिए, यानी अच्छे से कुल्ला कर लीजिए, ताकि कोई भी खाने का जो मटेरियल है वो आपके दांत में स्टिक करके ना रहे। थायराइड की अगर मेडिसिन आपको लिखी गई है तो वो सुबह सुबह खाली पेट आप लीजिए और उसके 10-15 मिनट के बाद में कुछ खाइए। अगर आप ये सप्लीमेंट ले रहे हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, तो इसको डिवाइड करके ले लीजिए। कुछ आप ब्रेकफास्ट के साथ, कुछ डिनर और कुछ लंच के बाद ले लीजिए। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो आती है कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। तो इसमें कभी भी आप ये कोशिश मत करिए कि आप यूरिन लंबे समय होल्ड करें। अगर यूरिन लंबे समय होल्ड करेंगे तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, लोग नीचे की तरफ पेट में दर्द हो सकता है और यूरिन करने के बाद भी आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। बहुत सारी फीमेल्स आती हैं ये कंप्लेन लेके कि पूरे समय उनको यूरिन के रास्ते के आसपास, वेजाइना के आसपास पूरे समय पेन होता रहता है, हेवीनेस लगती है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। यूरिन टेस्ट करा लिया, यूरिन में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो ऐसे में आपको कोई भी लुब्रिकेंट, और वो भी नेचुरल लुब्रिकेंट, जैसे कि कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल को आप बॉईल कर लीजिए और उसको एक बॉटल में भर के रखिए। यूरिन जाने के बाद आप उसको लोकली अप्लाई कर सकते हैं जहां आपको प्रॉब्लम है। बार बार वॉश मत करिए और उसको धीरे से टिश्यू पेपर से यूरिन के रास्ते के आसपास ड्राई करके रखिए, पर रब कभी मत करिए। कोई भी डिटर्जेंट से क्लीन मत करिए और कोई भी वेजाइनल वॉश जो आते हैं, आपके टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं, उनको नहीं यूज़ करिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बने हुए हैं। आपके लिए जो 6.8 pH वाला है आपको वही यूज़ करना है, और वो भी डेली नहीं, हफ्ते में 3 बार यूज़ कर लें, वही बहुत है। पानी आप ज़्यादा पिएंगे तो उससे भी हाइड्रेशन रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। संभोग आपके लिए एक नाइटमेयर रहेगा, तो आप संभोग करने के पहले कोई भी लुब्रिकेंट जेली या कोकोनट ऑयल, और लुब्रिकेंट जेलीज वाटर बेस्ड जेलीज अवेलेबल हैं मेडिकल काउंटर्स पे,
तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और प्री प्लान करके आप सेक्स प्री प्लान करके करिए, जिससे कि आप लुब्रिकेंट के साथ तैयार हो, थोड़ा आपका भी लुब्रिकेशन जो है वो सीक्रेट हो, जिससे ये आपकी प्रॉब्लम कम हो। और आपको आपके हस्बैंड से बात करके रखना है कि आपको इसके बाद क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, और ये लुब्रिकेशन से आपकी तकलीफ़ें थोड़ी दूर हो सकती हैं। अब बेसिकली मीनोपॉज से खुद को ही, अपने दिमाग को और अपने शरीर को अडाप्ट करना है, और जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हों तो दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या फिर जो फ़ोन नंबर दिया है उस पर आप पूछ सकते हैं। पर मीनोपॉज को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि इसी समय बहुत सारी बीमारियां, दूसरी बीमारियां भी आती हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उनकी हेल्प लीजिए, जो वो बोलते हैं वो आप मानिए, तो आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।